आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज आरोप लगाया कि आईटी नियमों में प्रस्तावित मसौदा संशोधन सरकार को स्वतंत्र पत्रकारों के कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देंगे और भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होंगे। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आईटी नियमों का यह ड्राफ्ट इस बात का सबूत है कि सरकार को आज़ाद प्रेस से परहेज है। अगर ये नियम लागू हो जाते हैं तो सरकार किसी भी आज़ाद पत्रकार के ऑनलाइन कंटेंट पर रोक लगा सकेगी। भारतीय लोग उन खबरों के लिए आज़ाद पत्रकारों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं जो उन्हें प्रभावित करती है। ऐसी बातें जिन्हें मुख्यधारा के चैनल या प्रकाशन ज़रूरी नहीं कि वो कवर करें। आज़ाद पत्रकारों के बिना यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि फेक न्यूज़ फैलाने के लिए किसी टूलकिट का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। हाल ही में पूरे देश में रमज़ान और रामनवमी के त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए, लेकिन कई ऐसे राज्यों में हिंसक झड़प देखने को मिली। इसी बीच तेलंगाना में भी पुलिस प्रशासन काफ़ी चौकस रही और पूरी तरीके से सभी तरफ निगरानी रखी रही ताकि किसी भी तरह की कहीं सांप्रदायिक हिंसा न भड़क उठे। इसी बीच हैदराबाद में आगामी हनुमान जयंती शोभा यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर वीसी सज्जनार ने कहा कि हमारे सभी लोगों से बैठक हुई है और सभी लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है ताकि सभी त्यौहार शांतिपूर्ण मनाए जा सके। परसों हम लोग श्री राम नवमी सेलिब्रेशंस को जीएचएमसी ऑफिशियल्स हम लोग और भाग्यनगर श्री राम नवमी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की तरफ से हम लोग अच्छा से मिल के कोऑर्डिनेट्स के साथ हम लोग सेलिब्रेट किए गए। इस बार हम लोग ये वीर हनुमान सेलिब्रेशंस के लिए भी आज बजरंग दल, वीएचपी और ऑर्गेनाइजर कमेटी से हम लोग बात किया, उनके साथ मीटिंग किया। हमारी तरफ से भी पुलिस, जीएचएमसी और टीएसआरटीसी ऑफिशियल्स, सब ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद थे। उनकी तरफ से भी हमको कुछ सजेशंस मिला, हमारे तरफ से भी कुछ सजेशंस दिया। इस टोटल प्रोसेशन 12.5 किलोमीटर है, हैदराबाद सिटी में 10.3 किलोमीटर है और बाकी मलकाजगिरी में ऑलमोस्ट 2.2 किलोमीटर। उसके लिए भी हम लोग बंदोबस्त किए गए और मेन प्रोसेशन करमन घाट और गौलीगुड़ा से है, वो एंडिंग बोइनपल्ली पे है। सो कुल मिला के ऑलमोस्ट 3000 तक हम लोग हमारा ऑफिसर्स को, मैन को यहाँ पे डिप्लॉय किए गए। हैदराबाद में कोई भी फेस्टिवल होने दो, पब्लिक और सब ऑर्गेनाइजर सब लोग अच्छा से हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार भी हम लोग वही उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी अच्छा सपोर्ट से ये सेलिब्रेशंस भी हैदराबाद सिटी में पीसफुल से करे गएंगे। तेलंगाना सरकार द्वारा हेड स्पीच और हेड क्राइम रोकथाम बिल 2026 पेश किए जाने पर तेलंगाना कांग्रेस के प्रवक्ता समाराम मोहन रेड्डी ने कहा कि हेड स्पीच और हेड क्राइम बिल 2026 जिसे सदन में पेश किया गया था उसे अब एक चयनित समिति के पास भेज दिया गया है। मुख्य विपक्षी दल बीआरएस पार्टी इसकी निंदा कर रही है और वे इस बिल के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यह एक ज़रूरी बिल है और इसे पारित किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हमने इस बिल को चयन समिति के पास भेजा है, जहां विपक्षी दलों के नेताओं के विचारों और सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। वही आपको बता दें कि इस बिल को लेकर बीजेपी की तरफ से भी जमकर आलोचना हो रही है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम इस बिल के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। बीजेपी एमएलए पायल शंकर ने आज कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेलंगाना राज्य सरकार के बजट सत्र की भी जमकर आलोचना की है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी बीआरएस की तरह ही शासन कर रही है और फंड दिल्ली भेज रही है। तेलंगाना में जो बजट का सेशन हुआ है कम से कम 45 दिन चलना चाहिए था। जो 8-10 दिन में बजट का सेशन खत्म कर दिया और असेंबली के अंदर और तेलंगाना का जनता के इश्यूज के बारे में भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने के लिए कोशिश किए, मगर उन्होंने हमारे गला दबाने के लिए हमेशा तैयार थे। जो पुराना 10 साल तेलंगाना में टीआरएस पार्टी जिस तरह सरकार चलाए उसी तरह आज कांग्रेस पार्टी चला रही और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी सरकार का एक ही है, यहाँ से जितना भी कमीशन का पैसा मिलता है और ये पैसा दिल्ली कांग्रेस को पहुंचाने के लिए इन्होंने हमेशा वही मेहनत कर रही है। तो तेलंगाना का जनता दिल्ली कांग्रेस को पैसा भेजने के लिए यहाँ का सरकार को नहीं बनाए। अरे यहाँ कांग्रेस पार्टी को मौका दिए, यहाँ जो पेंडिंग मुद्दा है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, किसानों का मुद्दा है,
ये सारे मुद्दा चर्चा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ के सरकार को मौका दिए। और कांग्रेस पार्टी और हमेशा इनको दिल्ली कैसा पैसा भेजना, और जो भी स्टेट में इलेक्शन होता है और नेशनल पार्टी तेलंगाना का तरफ देख रहा है, तो इसलिए हमारे गला अंदर दबा सकेंगे मगर बाहर नहीं दबा सकते। बिल्कुल हम जनता के साथ सरकार के ऊपर लड़ेंगे और सरकार के साथ लड़ेंगे। और तेलंगाना में जितने भी जो लोग जो प्रॉमिस करे, चाहे गारंटी के बारे में और बाकी इश्यूज़ के बारे में, ये हल हुए तक भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। तेलंगाना सीआईडी ने बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने हुजराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला उनके पैतृक गांव विनावंका में समक्का सरलमा जारतारा के दौरान हुई एक घटना से जुड़ा है। एमएलए पर सड़क जाम करके यातायात बाधित करने का आरोप है, जिससे कथित तौर पर जनता को असुविधा हुई। उन पर पुलिसकर्मियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने, अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। कौशिक रेड्डी को 4 अप्रैल को संबंधित दस्तावेजों और पहचान पत्र के साथ सीआईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया है और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस का जवाब देते हुए बीआरएस विधायक ने इसे उत्पीड़न करार दिया और आरोप लगाया कि उनसे राजनीतिक हिसाब चुकाने के लिए उनके परिवार के सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस के कथित उत्पीड़न के बावजूद वो सरकार से उसके अधूरे वादों के बारे में सवाल पूछते रहेंगे। आम जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं टीएमसी का विधायक था, लेकिन मैंने इस्तीफा दे दिया। कल असदुद्दीन ओवैसी और मैं एक रैली करेंगे जिसमें 50,000 लोगों की भीड़ को संबोधित करेंगे। आगे उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम ममता बनर्जी को दोबारा सत्ता में आने नहीं देंगे। आम आदमी को एक ही संदेश देना चाहते हैं। ये मुर्शिदाबाद में पिछले जो 17तम जो असेंबली का इलेक्शन हुआ, वो 22 सीट से 2 भारतीय जनता पार्टी और 20 टीएमसी को पास गया। मैं भी टीएमसी का विधायक था। कल दोपहर 2:30 में मैं टीएमसी विधायक पद से रिजाइन कर दिया। मैं आज आम आदमी हो गया। अगले कल मेरा जो रैली है उनमें भाग लेगी असदुल्ला ओवैसी साहब और मैं दोनों मिलके कल 50,000 लोगों को सामने मैं मेरा पार्टी का इश्तेहार फोकस करेगी। जो ममता बनर्जी कुछ आदमी को कुछ सुविधा दे के वो इस कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार की कई गलतियों की वजह से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार आम लोगों पर महंगाई की जंग छिड़े हुए है। इस जंग की वजह से पैदा हुई मुश्किलों ने भी लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी है। लोग जूझ रहे हैं क्योंकि गैस उपलब्ध नहीं है, होटलों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जलाने वाली लकड़ी भी मिलना मुश्किल हो गया है। एक सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ा दी गई है। अगर हम कुछ करते हैं तो वे हमारी आलोचना करते हैं। केंद्र सरकार महंगाई के लिए इस जंग को जिम्मेदार ठहरा रही है। बिजली की कीमतें भी बढ़ गई हैं और रेलवे टिकटों की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। केंद्र सरकार आम लोगों पर महंगाई की जंग छेड़े हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि केरल में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ जीते। कन्नौर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ, एलडीएफ और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त ताकत से लड़ रहा है। यूडीएफ के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे सीपीआईएम के 2 पूर्व नेता वी कन्हैयाकृष्णन और टीके गोविंदन भी मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी ने चुनाव को विचारधाराओं की लड़ाई बताया और वामपंथी और भाजपा के बीच एक असामान्य गठबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है, एक सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे की और दूसरी यूडीएफ की। उन्होंने आगे कहा कि पहली बार हम भाजपा और वाम मोर्चा के बीच साझेदारी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि एक वामपंथी दल एक अति दक्षिणपंथी दल के साथ गठबंधन कर रहा है, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। गांधी ने आगे ये भी कहा कि तो सवाल यह है कि एक वामपंथी दल एक दक्षिणपंथी दल के साथ गठबंधन कैसे कर सकता है। यह एक पहेली की तरह है। उन्होंने पूछा कि इस पहेली के कुछ जवाब मंच पर मौजूद हैं। आज यहाँ सीपीआईएम के 2 दिग्गज नेता मौजूद हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केरलम में एलडीएफ और यूडीएफ पर राजनीतिक खेल में हेराफेरी का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा के बढ़ते वोट शेयर से उसे जीत मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा पर तीखा हमला करते हुए उन पर सत्ता में बने रहने के लिए एक दूसरे का समर्थन और आलोचना करके खेल में गड़बड़ी करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। केरल में कमल खिलाएगी। जिस प्रकार से हमें लगातार यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, 2% वोट से 20% वोट तक का सफर हम लोगों ने तय किया है और इस प्रकार नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में पूरे केरलम में जो कल तक केरल था, अब वो केरलम के विकसित केरलम बनने के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है। बहुत लंबे समय तक 70 वर्षों में एलडीएफ यूडीएफ का जो गेम फिक्सिंग पॉलिटिक्स चला, उसको अब केरलम की जनता उखाड़ फेंकेगी। ये मैच फिक्सर्स जो सत्ता और अपोजिशन में रहते हैं, एक एलिगेशन लगा के सत्ता में दूसरे को लाता है और दूसरा एलिगेशन लगा के पहले को लाता है। तो ये जो एलिगेशन का गेम एलडीएफ यूडीएफ का था, वो केरलम की जनता समझ चुकी है। अब केरलम की जनता इसका जवाब देगी। और ये तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने तिरुवंतमलाई में एक जनसभा को संबोधित करते दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता पळनिस्वामी के भाजपा के आक्रामक गुलाम के रूप में आलोचना की। आज तिरुवन्नमलाई विधानसभा क्षेत्र के तिरुवल्लुवर प्रतिमा के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हमने उग्र भक्तों और उग्र पार्टी कार्यकर्ताओं को देखा है, लेकिन पळनिस्वामी भाजपा के उग्र गुलाम के रूप में खड़े हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पळनिस्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन हो गए हैं और तमिलनाडु में भाजपा को लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह आयोजन डीएमके उम्मीदवार और लोक निर्माण मंत्री ईवी वेलु के समर्थन में आयोजित किया गया था और इसमें कांग्रेस, एमडीएमके, एएमडीके, वीसीके, सीपीआईएम और सीपीआई सहित हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं और गठबंधन दलों के सदस्यों ने भाग लिया। उदयनिधि स्टालिन एक खुली गाड़ी में पहुंचे और मतदाताओं से डीएमके के उगते सूरज चिन्ह का समर्थन करने का आग्रह किया। अपने भाषण में उन्होंने वेलु की प्रशासनिक क्षमताओं और अनुभव की प्रशंसा करते हुए याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि और वर्तमान मुख्यमंत्री एम के स्टालिन दोनों के ही वेलु की कार्यशीलता को सराहा था। एआईएडीएमके के प्रवक्ता कोई सत्य ने कहा कि एआईएडीएमके जीतने वाली है और ईपीएस मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग इस सरकार में बदलाव चाहते हैं। वे डीएमके के झूठे वादों और झूठ से तंग आ चुके हैं और कानून व्यवस्था का एक बड़ा सवाल बन गया है। डीएमके के चुनावी घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा कि लोग स्टालिन की उपलब्धियों की बयानबाजी से अब उब चुके हैं, जो कि झूठ का पुलिंदा है। 2021 के घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए गए। आज डीएमके का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने बेशर्मी की हद पार करते हुए एआईएडीएमके घोषणा पत्र की नकल की है और लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनके घोषणा पत्र के वादे हैं। वहीं आगे उन्होंने उनके बेटे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बेटे उदयनिधि अलग से प्रचार कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि परिवार के अंदर ही फूट पड़ी हुई है। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आज आगामी 2026 पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की संभावनाओं के प्रति आशा व्यक्त की। पुडुचेरी हवाई अड्डे पर बोलते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास की सराहना की और पुडुचेरी को विकास सूचकांकों में अग्रणी बताया। वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ मंत्र व्यापार, शिक्षा, आध्यात्मिकता और पर्यटन के साथ विकास रणनीति को दोहराया और जमीनी स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने का आग्रह भी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे जमीनी स्तर पर संपर्क मजबूत करने तथा जनसमर्थन को वोट में बदलने का आग्रह किया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि विजय को तमिलनाडु के लोगों, उनकी संस्कृति या उनकी राजनीति में कोई समझ है। अतीत में कई फिल्म स्टार आए हैं और तमिलनाडु के लोगों ने उन्हें नकार दिया है। एमजीआर और जयललिता जी अनुभवी राजनेता थे जो दशकों तक जनता की सेवा करने के बाद भी मुख्यमंत्री बने थे। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि टीवीके के प्रमुख विजय एक सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। हालांकि वह अपने प्रशंसकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन लोकप्रियता का मतलब यह जरूरी नहीं कि वह वोटों में भी बदल जाए, जैसे कि हमने विजयकांत और कमल हासन के मामलों में देखा है। टीवीके को कुछ वोट मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह 4 या कुछ और सीटें जीत पाएंगे।
संसद में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह यूपीए के समय से ही नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी और अब वे इसके खत्म होने का श्रेय लेने आ रहे हैं, यह सिर्फ एक सरकार का योगदान नहीं हो सकता। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई इसका पूरा श्रेय अकेले लेने की कोशिश करता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। देखिए, जिस तरीके से नक्सलवाद पे कार्रवाई शुरू हुई थी यूपीए के कार्यकाल से और अब आकर अगर कह रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं ख़त्म होने का, उसमें योगदान सिर्फ एक सरकार का नहीं हो सकता है। वो एक ऑनगोइंग प्रोसीजर होता है जहाँ पे पुलिस फोर्सेस को पुख्ता करना, कोबरा जैसे फोर्सेस बनाना, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो और हमने देखा था छत्तीसगढ़ में भी कैसे कांग्रेस की सरकारों ने उस पर काम किया। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। कोई उस पर सिर्फ ये इकलौता हक जमाए कि हमारी वजह से हुआ है, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हम देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। चलिए, इस पे डिस्कशन हुआ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हम उस पर कब डिस्कशन करेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग सब वहाँ पर गए थे, पर जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई थी, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, फिर उसके बाद रेड फोर्ट पे हुआ, तो उसका जो इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की वर्किंग से लेकर उस पर कब चर्चा होगी, उस पर कब अकाउंटेबिलिटी तय होगी। मैं उम्मीद करती हूँ उस पर भी चर्चा हो। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी सबसे ज़्यादा क्या जनता को प्रभावित कर रहा है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहे हैं, वो वेस्ट एशिया में हो रहा वॉर है। लोग जो कतारों में खड़े हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए, वो उस वजह से हो रहा है। उस पर भी हम चर्चा मांग कर रहे हैं कि उस पर भी चर्चा हो। चलिए, आपका नक्सलवाद पे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, थपथपाइए, पर एक जो संकट, सबसे बड़ा संकट हमारे देश में है, जो दूसरे देशों की वजह से हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। यही अपेक्षा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।